हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज कंटिन्यू करते हैं अपनी इक्वेशंस के वीडियो की सीरीज। अलजेब्रा के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी एंड सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होता है अलजेब्रा, कैसे करते हैं सॉल्व, एंड इक्वेशंस उसी का एक सब पार्ट है जो अलजेब्रा के अंडर आता है। आज बात करेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशंस की एंड कैसे ये नंबर ऑफ सोल्यूशंस का क्वेश्चन हमें मिलता है। एंड जनरली जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस की हम बात करते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं या इन जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रियल नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं पर्टिकुलर रेंज में। सो देखो बेटा, सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको जैसे कल एक सिंपल सी लाइन बताई थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और मैंने ये देखा था x की वैल्यूज के लिए जो मेरे पास y आ रहा था। तो जैसे मैंने x को 0 रखा, y की वैल्यू 5 आ गई, x को मैंने 1 रखा, y की वैल्यू 4 आ गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये भी है कि इसको 0.5 रखा 4.5 आ गया, इसको 0.1 रखा ये 4.9 हो गया। बेसिकली दोनों का जो समेशन है वो आपका 5 होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है इसको 0.1 रखा, ठीक है, इसको माइनस में 0.1 रखा, ये पूरा का पूरा 5.1 आ गया। तो इस तरीके से भी ये सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको ये चीज समझना जरूरी है। तो ये जितनी भी नीचे चीजें मैंने लिखी हैं ये पार्ट ऑफ रियल नंबर सॉल्यूशंस है, लेकिन जो ऊपर लिखा है दिस इज इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इनको हम कहते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको क्या सर ये भी तो इन्फिनाइट एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो बिल्कुल ये इन्फिनाइट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन रेंज तक ये फाइनाइट भी कहलाए जा सकते हैं। जब मैं आपसे इसमें बोलूं कि फाइंड आउट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ना x की वैल्यू 0 हो सकती है, ना x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और ना ही y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ऐसे चीजों को हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला, इसके लिए जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 0 1 0 5 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1 एंड 5 0। तो ये टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, 50 नहीं है वो, ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं और कुछ इस तरीके से ये पार्टीशनड है। ठीक है, सो x की कोरिस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर मैं इनको लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर में तो आ जाएगा भाई 0,5 1,4 2,3 3,2 एंड 4,1 एंड 5,0। इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे ये 0,5 और 5,0 ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर जिसमें 0 एंड 5 जो वैल्यूज हैं वो सेम वैल्यूज हैं, चाहे 5 जीरोस को पढ़ो चाहे 0 5 पढ़ो वो सेम होता है, उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आंसर कुछ इस तरीके से मिलता है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस। तो ये क्योंकि छोटा था तो हम कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई इससे पहले जाओगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, इसके बाद जाओगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो, हमें नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे चाहिए नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आई होप ये चीज आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर की, अगर मैं अनऑर्डर्ड पेयर की बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि कोई इक्वेशन लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, बस इतना बोल दें कि सम ऑफ टू वैल्यूज इज 5। ये इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ टू वैल्यूज इज 5। तो इसमें क्या हो सकता है, 0 5 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, बस दैट्स इट। तो अनऑर्डर्ड पेयर में ये आंसर्स होंगे, क्योंकि दो वैल्यूज कौन सी ए है कौन सी बी कौन सी एक्स है कौन सी वाई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जब भी बोला गया, आपको जब भी बोला जाए ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का यहां मतलब है द वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये क्वेश्चन ऐसा लिखेगा द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, the sum of all possible values of x plus y is equal to 5. Find number of solutions. Find number of solutions. तो ये जो पिछला मैंने यहाँ पे लिखा ये आपका आंसर है, ये 6 सोल्यूशन। तो उसमें जो 0,5 है और 5,0 दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड में ऐसा नहीं है, 0 एंड 5 एक ही सोल्यूशन होगा। तो आप देख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर जो सोल्यूशन होगा 6 आ रहे थे और ये 3 आ रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर विल ऑलवेज बी डबल। ऐसे जरूरी है? हाँ, इसमें जरूरी है अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं।
अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से ना इसकी भावनाओं को आप समझ पाओगे, इस क्वेश्चन का जो दर्द है वो आपको समझना जरूरी है। तो in a factory, packets of biscuits are produced. When they are packed in a group of 11, 4 packets are left out. When they are packed in a group of 9, 1 packet is left out. What is the minimum possible number of packets of biscuits produced and packed in the factory? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है ना, चीजों को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ n नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ n नंबर ऑफ बिस्किट्स मेरे एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। इनकी अगर पैकेजिंग करते हैं ना ग्रुप ऑफ 11, मानो 11 11 करके हमने बंडल बनाना शुरू किया और ऐसे हमने कई ग्रुप्स बना लिए, लेट्स से x ग्रुप बना लिए। तो ये जो बंडल्स हैं ये 11x टाइम्स हो गए। इन बंडल्स को बनाने के बाद हमारे पास 4 पैकेट्स तब भी बच गए। सो 11 का बंडल बनाया x नंबर ऑफ बंडल्स, तब भी मेरे पास 4 पैकेट्स लेफ्ट आउट हो गए। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, यहां तक बात समझो। बट ये चीज और कह रहा है कि अगर ये बंडल 11 का ना बना के मैं 9 का बनाऊं, दे आर पैक्ड इन अ ग्रुप ऑफ 9, तो अगर ये बंडल मैं 9 का बनाऊं तो भाई 11 बना के x बंडल बन रहे थे, तो 9 का अगर मैं बनाऊंगा, ग्रुपिंग करूंगा, तो y नंबर ऑफ बंडल्स, बंडल्स का नंबर डिफरेंट होगा, तो सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज हैं बराबर होनी चाहिए, ये जो दोनों वैल्यूज हैं बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या बोलेगा भाई? 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 9y प्लस 1। ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 9y प्लस 1, और यू कैन से 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 3। इसको मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, इसके बाद देखो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 9y माइनस 3/11। ठीक है, सो बेसिकली x क्या है? नंबर ऑफ बंडल्स था। y क्या था? नंबर ऑफ बंडल्स था। अब देखो आधा बंडल हम बनाएंगे नहीं, है ना, आधा बंडल तो हम बनाएंगे नहीं, तो बंडल का जो नंबर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में भले वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि नॉन नेगेटिव सोल्यूशंस बताओ, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इतने बंडल बनेंगे तो ये बनेगा, कितने सोल्यूशंस यहाँ पॉसिबल हैं और कितना पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने y को रखा 1, जस्ट थिंक, अगर मैं रखूंगा y को 1, सो x कैसे आएगा? इसमें y को 1 रखे, 9 माइनस 3 6/11, तो 6/11 ये कोई बंडल नहीं होता, तो दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, दूसरा देखते हैं y को 2 रख के। जब मैंने y को 2 रखा, 9 2 18 माइनस 3 15, तो ये 15/11 आ रहा था भाई, ये भी रिजेक्ट कर देंगे। जब मैंने रखा y को 3, 9 3 27 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 24/11, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आएंगे y की वैल्यू 4 पर। y की वैल्यू जब यहाँ 4 रखी, ये हो गया 36 माइनस 3 33, और 33/11 ये हो रहा है भाई 33/11, जो एक इंटीजर मिल रहा है। दिस इज अ इंटीजर, तो दिस इज कह सकते हो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें एक ऑर्डर्ड सोल्यूशन मिल गया, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझते रहो, अच्छे से आएगा। हमें एक यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मिल गया विच इज 3,4। सो मैं कहूंगा अगर x जब 3 है उस समय y की वैल्यू 4 होगी। दिस इज नोन एज अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन ये है मेरा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, पूछा बस इतना था कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बिस्किट्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। सो बेसिकली ये जो वैल्यूज आई हैं यही मिनिमम नंबर है, इनको उठा के आप इधर रख देंगे। तो जब आप निकालोगे देखो n की वैल्यू 11 इंटू 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 33 प्लस 4 37। तो यहाँ पे हमसे n निकालने को बोला था, जो हम निकाल सकते हैं। तो क्या सर y की वैल्यू रखने पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ रखो 9 4 36 प्लस 1 37। तो दोनों ही वैल्यूज के लिए ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई रहेंगी, क्योंकि इक्वल हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। इन्हीं को कहते हैं इंटीग्रल सोल्यूशन। बट तो ये तो एक था, ये तो एक था, बट दिस विल कंटिन्यू, दिस विल फॉरएवर कंटिन्यू। अब देखो आप 37 तो यहाँ पे बना लिया, ठीक है, पहला नंबर तो यहाँ पे 37 आ गया। अगला रिपीटिशन कब होगा? तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर तो 37 था, एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की लर्निंग यहाँ खत्म नहीं हुई है। क्वेश्चन की जो लर्निंग है वो नहीं खत्म हुई, सिर्फ क्वेश्चन खत्म हुआ है। देखो, तो इस केस में मैंने x पहले निकाला 3 and y 4। जो इक्वेशन मेरी बनी थी, ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरी 11x प्लस 4, 11x प्लस 4 इक्वल्स टू 9y प्लस 1। ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये दोनों n थे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ये n की वैल्यूज थी। अब मैंने ये फाइंड आउट किया कि सबसे पहले x3 पे y4 मिला। ठीक है, x3 पे y4 मिला।
अब अगली जो वैल्यू होगी या अगला जो सोल्यूशन होगा वो कहां पर होगा, देखो भाई x3 पे मुझे यहाँ पे y4 मिला, तो अगला जो x होगा दैट शुड बी 12, ठीक है, अगला जो x होगा दैट शुड बी 12, उसके बेसिस पे मुझे y भी मिल जाएगा, ठीक है, अगला जो x होगा दैट विल बी 12 और उसके बेसिस पे y मिलेगा 15। ये मैंने कैसे किया ये भी मैं आपको समझाता हूं, बट रख के देखो दोनों बराबर आएगा कि नहीं रखेंगे। 11 इंटू 12 प्लस 4 जो ये नंबर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 9 इंटू 15 प्लस 1, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होता है आपका 132 प्लस 4 136 हो गया, ये होता है 135 प्लस 1 136 हो गया। सो ये वाली वैल्यूज भी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो ये जो वैल्यूज है सेटिस्फाई करती जाएंगी, अब यहाँ पे आप करोगे तो 21 आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 26 आएगा, एंड दिस कंटिन्यूज। हाउ एम आई सॉल्विंग दिस वेरी इजिली बिना वैल्यूज रखे, उसका एक तरीका है। देखो जो भी इक्वेशन आपकी बनी, जो भी ये फाइनल वाला आता है, ठीक है, जो वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं दैट विल बी इन एन एपी, ठीक है। तो देखो बेटा x इंक्रीज हो रहा है, x increases or decreases, x increases or decreases with the coefficient of y, x decreases or increases with the coefficient of y, ठीक है, मतलब जो भी इसमें y का कोफिशिएंट है उसी से x इंक्रीज हो रहा है। तो पहली जो वैल्यू थी वो आपको हिट एंड ट्राई से निकालनी पड़ी, 3 आ गई, ठीक है, पहली जो वैल्यू थी आपने हिट एंड ट्राई से निकाला 3 आई, इसमें मैंने 9 को ऐड किया और 9 क्या था ये वाली वैल्यू, इसमें 9 को ऐड किया ये वाली वैल्यू, फिर मैंने 9 को ऐड किया ये वैल्यू, तो 9 9 के गैप पे ये होगा। और जो y है y इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जो y है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा विद द कोफिशिएंट ऑफ x प्रोवाइडेड दोनों डिफरेंट साइड पर है, प्रोवाइडेड दोनों डिफरेंट साइड पे। ये भी हो सकता था ये माइनस होता तो वो माइनस हो रहा होता, उसका भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको जरा इसकी भावनाओं को ध्यान से समझो। x इंक्रीज या डिक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अगर नेगेटिव होता x डिक्रीज होता, कोफिशिएंट ऑफ y अगर पॉजिटिव होगा x इंक्रीज होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, सिमिलरली नीचे देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है जो 11 है, उसी से मेरा y इंक्रीज हो रहा है, देखो ये प्लस 11 हुआ, फिर ये प्लस 11 हुआ, तो इनके लिए n हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इन वैल्यूज के लिए जो मैंने ये रेड कलर से लिखी है ब्रैकेट्स में हमेशा सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस विल गो ऑन फॉरएवर, दिस विल गो ऑन फॉरएवर। ये भाई 30 होगा, फिर ये 37 हो जाएगा, राइट, ये 39 होगा, ये आपका 48 हो जाएगा। सो ऊपर वाली वैल्यू 9 9 से बढ़ेंगी, नीचे वाली वैल्यू 11 11 से बढ़ेंगी, सिंपल सा लॉजिक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो x यहाँ पे जो पूरी लर्निंग थी इस क्वेश्चन में वो यही थी कि x जो इंक्रीज होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y से इंक्रीज होगा, और जो y इंक्रीज होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x से इंक्रीज होगा। अब बात होगी n की, देखो n सबसे पहले 37 आया, n जो आया आपका वो 37 आया, और अगला n जो आया मैंने अभी यहाँ प्रूव करके दिखाया वो 36 आया। ये कैसे हो रहा है वो भी समझो, और जो ओवरऑल वैल्यू है जो ये n वैल्यू है इसको भी देखो, n विल इंक्रीज और डिक्रीज, अगेन n will increase or decrease as the minimum value, जो भी minimum value आई, minimum value plus k times the LCM, k times the LCM of x and y, k times the LCM of x and y। मैं इस पे जरा फोकस करूंगा अभी 2 मिनट, समझो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आज एक ही क्वेश्चन समझाएं लेकिन यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो n होगा हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा मिनिमम वैल्यू प्लस k टाइम्स एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो देखो मिनिमम वैल्यू जो निकल के आई वो हमें निकालना पड़ा, 37 इज द मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ओरिजिनल में हमने रखा, यहाँ पे रखा, दोनों ही जगह सेटिस्फाई होगा, तो मिनिमम वैल्यू 37 आएगी, और जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो k टाइम्स द एलसीएम ऑफ x एंड y। व्हाट डज दिस मीन, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको समझना। तो मेरा जो n का इंक्रीज डिक्रीज होगा वो मिनिमम वैल्यू प्लस k टाइम्स the LCM of coefficient of x and coefficient of y, एक्चुअली यहां पे होना चाहिए coefficient of x कॉमा coefficient of y, ठीक है, coefficient of x and coefficient of y से ये इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो coefficient of x था बेटा 11 और coefficient of y था 9, तो इन दोनों का आप LCM लोगे
11 और 9 का एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 37 प्लस 99 के, और यहाँ पे जो के होगा दैट विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दो, ठीक है। ये आपके एन की सीरीज होगी, ठीक है। एक्चुअली इसको होल नंबर कहते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ये आपके n की वैल्यू हो गई 37 प्लस 99। 99 कहां से आया, ये x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, दोनों का लेना था एलसीएम और k लिख देना था। k क्या है, एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब k की वैल्यू 0 होगी n आपका 37 होगा, जब k की वैल्यू 1 होगी n आपका 136 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब k की वैल्यू 2 होगी तो n आपका 235 होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे, ठीक है। सो ये जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म कर ली, दिस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं समझना आपको, उसकी लर्निंग समझनी है कि वो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। एक सिंगल इक्वेशन से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ये यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफिनाइट जा रहा है, ये आपका इनफिनाइट जा रहा है। बट हो सकता है वो यहां लिमिट कर दें कि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस एंड x इज लेस देन 100, ठीक है, x इज लेस देन 100 और y समथिंग, तो उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। x y की वैल्यूज को 100 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आप पे रिस्ट्रिक्शन वहीं पे लग जाएगा। तो आप उसमें काउंटिंग कर सकते हो, वहां पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। वो काउंटिंग कैसे एफिशिएंटली करनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, ये चीजें हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। आज मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, कल बताऊंगा इसका शॉर्टकट भी हर चीज का होता है, इसका भी होगा। शॉर्टकट समझेंगे कल, लेकिन अभी समझो। 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 115, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इसका बस, और आज के लिए इतना ही रखेंगे, डोंट वरी। सो 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 115 दिया है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें बताना है। बहुत बढ़िया, देखो बेटा फिर। सो हम ना किसी एक वेरिएबल को उधर ले जाएंगे, लेट्स से y को ले जाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 115 माइनस का 7y, ठीक है, ये आ गया। सो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 115 माइनस का 7y अपॉन 3। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक मेथड से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखूंगा, मुझे x मिलेगा, मैं y की वैल्यू रखूंगा, मुझे x मिलेगा, राइट। उस तरीके से आई कैन कैलकुलेट। लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा y की वैल्यू, उस पर x मिल रहा है। सो y को जब मैं रखूंगा कुछ वैल्यूज तो x मिलता जाएगा। सो लेट्स से मैंने y को रखा, एक मिनट, x ले जाते उधर, x ले जाने में ज्यादा फायदा है, अभी आपको फायदा बताता हूँ क्यों है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 3x ले आओ और इधर 7x रखो, 7y को रखो, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो y आ जाएगा आपका 115 माइनस 3x अपॉन 7। Why am I saying this? Let's understand this. मानो मैंने x की कोई वैल्यू रखी, उसके बेसिस पे मुझे y मिलेगा, ठीक है। x ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, rather than y, because x will increase or decrease as the coefficient of y, provided they are on the different sides of the equation, right? तो ये different side of the equation है, ये -3, देखो जो y होगा वो डिक्रीज होगा, y होगा जो डिक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा। तो देखो कैसे समझना है इसमें। मानो मैंने x को 0 रखा, इधर कोने में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने x को 0 रखा, मेरे पास क्या बचा 115/7, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। x को अगर मैं 1 रखूंगा तो यहां से आ जाएगा आपका 112/7, x को मैंने 1 रखा तो 115 माइनस 3 112/7, तो क्या ये होगा, हाँ ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। x को अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पे x को 1 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी कितनी, इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 16 आ जाएगा। तो y इज कमिंग आउट टू बी 16। फॉर x इक्वल टू 1, y इज कमिंग आउट टू बी 16, ठीक है। अब अगला नंबर ढूंढने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पहला ही नंबर ढूंढने में मेहनत करनी होती है, क्योंकि जो x होगा, x क्या है, x जो होगा वो y के कोफिशिएंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और y का कोफिशिएंट इस समय पॉजिटिव है, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इट विल इंक्रीज, तो x बन जाएगा 8, x बन गया 8। लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट इज -3, देखो x का कोफिशिएंट -3 है, तो अगर x का कोफिशिएंट -3 है तो y विल डिक्रीज बाय 3, तो ये हो जाएगा 13। अब देखो चेक करो कि सेटिस्फाई करता भी या नहीं करता, अज्यूम करा हमने, देखते हैं भाई। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं तो 115 माइनस 3 इंटू 8, राइट, 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, ये y की वैल्यू है, एंड इट शुड कम आउट टू बी 13। लेट्स सी,
3 8 24 होता है, और 115 में अगर आप 24 माइनस कर दोगे तो 91 बचा, और 91/7 डेफिनेटली 13 होता है। तो हमने हमारा जो अजम्पशन था, जो तरीका था, वो एकदम सही आ रहा। x इंक्रीज हुआ y के कोफिशिएंट से, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। इस वाली इक्वेशन को देखो, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, दे मस्ट बी ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दे मस्ट बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो y इंक्रीज हुआ, y डिक्रीज हुआ बिकॉज x नेगेटिव था, x इंक्रीज हुआ क्योंकि y पॉजिटिव था, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ गई 8 एंड 13। आगे देखते हैं, आगे वाली वैल्यू जो होगी वो भी बहुत सिंपल है निकालना। देखो ये 1 8 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 7 से इंक्रीज करो तो 15 होगा, ये 10 आ जाएगा, करेक्ट, ये 10 आ गया। फिर आपने 7 बढ़ा दिया, जब आपने 7 बढ़ाया ये 22 हो गया, ये फिर 10 से डिक्रीज होके 3 से डिक्रीज होके 7 हो गया, फिर आपने 7 बढ़ाया ये 29 हो गया, ठीक है, 29, एंड दिस वैल्यू विल बी 29 से डिक्रीज करा, कितना आ जाएगा 29, एंड दिस विल बी 4, ये हो जाएगा 36, एंड दिस विल बी 1। अब आप आगे अगर बढ़ने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आगे बढ़े तो 43 आना चाहिए था, आता भी, लेकिन देखो अगर यहाँ पे मैं 43 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 115 माइनस 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड तो हो जाएगा ये, क्योंकि देखो 43 3 जा, ये आ गया देखो 115 माइनस 129 अपॉन 7, तो ये वैल्यू आ गई -2, ऊपर आया देखो -14 अपॉन 7, तो -2 आ गया। तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -2, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को बोला है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, दैट सिंपली मीन x और y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा मेन लॉजिक आया, मेन आंसर आया, वो नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस, इसके अकॉर्डिंग पूरा ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, number of non-negative integral solutions. So this is coming out to be 1 2 3 4 5 and 6. तो आंसर है 6. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज कमिंग आउट टू बी 8. तो कभी भी x और y में इक्वेशन देखोगे, ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, ये आंसर देखो सर आ गया। इसके बाद तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे ये तो मिल गया, बहुत बढ़िया, आराम से मिल गया। लास्ट वैल्यू जो y की आई वो 1 आई और आंसर 6 है। ठीक है, लेकिन there's always a लेकिन। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करता तो क्या आंसर आता? तो देखो इसको ना, आंसर सही एकदम 6 है, लेकिन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है। नहीं देखो, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू टेक द लार्जर कॉमन डिफरेंस टू द राइट साइड। ये करने का तरीका ज्यादा आपको फेवरेबल लगेगा। So देखो, basically I'm saying कि instead of writing what I wrote earlier, I can do this 115 minus का 7y, x की वैल्यू आ जाएगी 115 माइनस का 7y अपॉन 3। ये वैल्यू जैसे ही मिल गई, now you need to put the value of y, तुमको x मिलेगा। तो उल्टा थोड़ा हो गया। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको देखो y की ही मिलनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू y की मिलनी, कि कॉमन डिफरेंस लार्जर है। सो जैसे आपने y को रखा 1, समझो, जैसे आपने y को रखा 1, तो आपको मिलेगा 115 माइनस 7 बाई 3। ठीक है, सो दिस इज 108 बाई 3, तो ये तो सेटिस्फाई करता है ना? कितना आया? 3 एंड 6, 36 आ गया। सो x आया 36 फॉर y इक्वल टू 1। इसके बाद काम आपका आसान है, जो x होगा वो -7 से डिक्रीज करेगा, जैसा भी अभी मैंने आपको समझाया। तो भाई ये आएगा 29, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, भी लिखेंगे, लेकिन 29, ये आएगा 22, फिर आएगा 15, देन आएगा आपका 8, देन आएगा आपका इधर 1। ठीक है, 7 से ये डिक्रीज होता गया। ऊपर है कितने आगे हो गए ना, 6 सॉल्यूशंस। ठीक है, ऊपर जो होगा वो x के कोफिशिएंट से इंक्रीज करेगा, तो 1 4 7 10 एंड 13 एंड 16। ओके, तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरफाई हो गई होगी। ठीक है, सो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये ज्यादा बेटर तरीका है देन राइट। बट क्या हर बार हमें ये बनाना पड़ेगा काउंट करने के लिए? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये काउंट करना पड़े। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ना ये वैल्यू डाली कि 1 एंड 36, ये वैल्यू मिनिमम मिल गई ना। हमें क्या करना है, फोकस करना है किसी एक सीरीज पे जिसका लार्जर कॉमन डिफरेंस है, जरा उस पर फोकस करो। एक्स वाली सीरीज को अगर मैं फोकस करता हूँ तो कितना है भाई,
36, 29, 22, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ y। ये जो है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ y विच इज नथिंग बट 7। ठीक है, सो क्यों ना मैं यहाँ पे एक एपी का क्रिएशन करूं, मतलब एक x को ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे को सबसे छोटी वैल्यू 36 मिली है और अगली जो वैल्यू आएगी वो 7k की वजह से आएगी। ठीक है, अगली जो वैल्यू आएगी वो 7k से आएगी। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि देखो इधर था 36 पहली वैल्यू, ये जो सबसे बड़ा नंबर मिल गया डिक्रीज होगा और नेगेटिव तक हमें जाना है। जस्ट थिंक यहाँ पे ये चीज मैंने जो लिखी है इसका मतलब क्या है। 36 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 36 इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड -7k हमने यहाँ पे किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक चीज याद रखना, लार्जर द कॉमन डिफरेंस, लार्जर द कॉमन डिफरेंस, स्मॉलर द नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉलर द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, देखो जितना लार्ज आपने कॉमन डिफरेंस किया उतना आप जल्दी से 1 पर पहुंचे, लेकिन अगर आप 16 लेते तो धीमे 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 करके पहुंचते। तो जिसका कॉमन डिफरेंस ज्यादा होगा, कॉमन डिफरेंस इन द सेंस x का जो कॉमन डिफरेंस है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। x किससे डिक्रीज हो रहा है? कोफिशिएंट ऑफ y से, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मैं k को 0 रखूंगा x 36 आएगा, करेक्ट। ऐसे ही मैं k की वैल्यू मल्टीपल रख सकता हूँ, मैक्सिमम व्हाट आई कैन पुट इज 5। k की वैल्यू मैं मैक्सिमम 5 रख सकता हूँ, उस केस में x1 आएगा। 5 पे रखा तो 7 5 35, 36 माइनस 35 1 होता है। तो हमें वो काउंट नहीं करना, हमें अब ये काउंट करना है 0 से। अब k को फिर 1 रखा, फिर k को 2 रखा, इस तरीके से वैल्यू आई। तो ये जो टोटल वैल्यूज हैं 0 से 5 तक, ये टोटल आपको 6 वैल्यूज देगा। दैट मीन्स 6 सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। दिस इज हाउ वी काउंट। ठीक है, दिस इज हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और समझते हैं। 5x plus 13y is equal to 1002. Find the number of non-negative integral solution. So करना वही है, जो बड़ा वाला नंबर है, मतलब जो इसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको भेज दो राइट साइड में। तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है इस केस में 13y है, तो 5x इक्वल्स टू 1002 माइनस का 13y। तो x कितना आएगा? x आएगा 1002 माइनस का 13y डिवाइडेड बाय 5। गॉट इट? तो ऐसे ही मैंने y रखा और ऐसे ही मैंने यहाँ पे x रखा, क्योंकि y के लिए मुझे x की वैल्यूज मिलना शुरू होंगी। अब ध्यान से समझो, अगर मैंने यहाँ पे y को रखा 1 0 1 2 कुछ भी रखूं नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 1002। तो यहाँ पे भी कोई जो 13y का टर्म है वो 2 होना चाहिए उसके वंश में। क्यों होना चाहिए? नीचे 5 है तो ऊपर या तो 5 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। तो 5 या 0 तभी आएगा जब यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट होगा। अब 2 सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? 2 सब्ट्रैक्ट होगा जब मैं y को रखूंगा 4। तो y को रखा 4, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो बेटा y को 4 रखा तो 1002 माइनस 52 बाय 5 आएगा। तो ये 950 बाय 5 है, विच इंप्लाइज 190। अब देखो कितने नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ते। अगर हमें शॉर्टकट ना पता हो, ये जो काउंटिंग वाला तरीका मैंने आपको बताया, सो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू राइट, कुछ ज्यादा ही। तो ये ना करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा वो समझ लो। अगला जो टर्म है y का, वो x के कोफिशिएंट के साथ वेरी करेगा, मतलब दिस विल ऐड 5 टू इट, तुम्हें 9 मिल जाएगा एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 13, तो आपको नेक्स्ट नंबर विच इज 177 मिल जाएगा। बट वी कांट डू दिस फॉर एवर, वी कांट डू दिस फॉर एवर। लेकिन मुझे ये मालूम है 190 में कुछ माइनस करके ये अगला नंबर मिल रहा है, फिर अगले नंबर में कुछ माइनस करके मिलेगा। सो देयरफॉर जो x है, x का जो पहला नंबर आया 190 आया, और उसमें से मुझे 13k माइनस करना है। ठीक है, उसमें से मुझे 13k माइनस करना है, जहां पे जो मेरा k है वो होल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं k की वैल्यू रखूंगा 0 तो मुझे x मिलेगा 190, जो मेरा पहला नंबर है और होना भी चाहिए। जब मैंने k की वैल्यू 1 रखी, मुझे x मिलेगा 177। मेक सेंस? जो वही चीज है कि हर एक k के वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। मैक्सिमम मैं k को कितना रख सकता हूँ ये समझो। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूंगा तो 130 तक ही है, अभी तक बहुत ज्यादा बाकी है। तो अगर मैं यहाँ पे मानो k को रखता हूँ, लास्ट टाइम कितना रख सकता हूँ? k को रखते हैं भाई, ट्राई करते हैं 15 रखने का। अगर k को मैं 15 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 195, तो एक्सीड कर गया। 15 तो नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा। देयरफॉर k मस्ट बी, अगर मैं k को 15 रखूंगा तो 195 आएगा, 165 35 या 195 आएगा। सो वो एक्सीड कर जाएगा। सो हमें एक्सीड इसको नहीं कराना है,
ठीक है, हमें एक्सीड नहीं कराना, तो k की वैल्यू 14 आएगी, k की वैल्यू जो लास्ट होगी वो 14 होगी। सो x इसमें कितना आ जाएगा, अगर मैं k को 14 रखता हूँ तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसमें एक कम कर दोगे तो 182 हो जाएगा, 100 इंटू 8 आ जाएगा, तो x लास्ट आपका 8 आएगा। ठीक है, लास्ट वैल्यू ऑफ x इज 8। इसके नीचे डिक्रीज होगा x 13 से, तो कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो टोटल मेरी जितनी भी k की वैल्यूज है, क्योंकि ये लीनियर है, 0 से शुरू होकर 14 तक जा रही हैं, तो यहाँ पे बस 15 वैल्यूज पॉसिबल है। 15 वैल्यूज का मतलब क्या है, देयरफॉर 15 सॉल्यूशंस। तो जितनी वैल्यूज निकल के आएंगी उतने आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इतना ही आपको इसमें कर रहा हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ शॉर्टकट समझेंगे और उन शॉर्टकट्स पे सारे क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे। तो बेसिक मेथड हमें आना चाहिए, बेसिक मेथड इसलिए आना चाहिए, कितना भी गंदा क्वेश्चन पूछ लें आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।